नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। पिछले 75 दिनों में 11 लाख करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का हुआ शिलान्यास और शुभारंभ। अहमदाबाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही बड़ी बात। 85,000 करोड़ रुपए के रेल प्रोजेक्ट का किया शुभारंभ और शिलान्यास। 10 नई वंदे भारत ट्रेनों को दिखाई हरी झंडी। सरकार ने देश में प्रयोगशाला नेटवर्क के उन्नयन और मजबूती के लिए BIS के माध्यम से एक योजना की है शुरुआत। योजना से 340 करोड़ रुपए से अधिक के प्रस्तावों के साथ कपड़ा, खाद्य, मेट्रोलॉजी और पावर ट्रांसमिशन सहित महत्वपूर्ण क्षेत्रों में परीक्षण सुविधाओं को बेहतर बनाकर भारत के गुणवत्ता बुनियादी ढांचे को महत्वपूर्ण बढ़ावा मिलने की है उम्मीद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्षों में भारत ने विकास के गढ़े हैं कई कीर्तिमान। विश्व में तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था हो या इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास और देश को विकसित बनाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और मिल रही है सफलता। किसान आंदोलन के चलते हवाई हाईवे बाधित होने के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से किया इंकार। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को हाई कोर्ट जाने को कहा। याचिका में किसानों को सड़कों से तत्काल हटाने और रास्ता रोकने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई थी मांग। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अहमदाबाद में 1 लाख करोड़ से अधिक की विकास परियोजनाओं की सौगात दी। इनमें रेलवे की 85,000 करोड़ की परियोजनाएं शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने समर्पित माल गलियारे के 2 नए खंड राष्ट्र को समर्पित किए। पूर्वी DFC का न्यू खुर्जा से साहनेवाल खंड और अहमदाबाद से न्यू मकरपुरा से न्यू घोलवड खंड तेज माल परिवहन की सुविधा देंगे। PM ने पश्चिमी DFC और वेस्टर्न DFC के ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर का भी शुभारंभ किया। PM ने रेलवे कार्यशालाओं, लोको शेडो, पिट लाइनों, कोचिंग डिपो, पलटन बारामती नई लाइन, इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम उन्नयन कार्य की आधारशिला भी रखी। PM ने रेलवे स्टेशनों पर 50 प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र राष्ट्र को समर्पित किए। प्रधानमंत्री ने 51 गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल का भी शुभारंभ किया। ट्रेन संचालन की सुरक्षा और दक्षता बढ़ाने के लिए PM ने 80 खंडों में 1045 किलोमीटर स्वचालित सिग्नलिंग की भी शुरुआत की और साथ ही 2646 स्टेशनों पर रेलवे स्टेशनों की डिजिटल कंट्रोलिंग का भी शुभारंभ हुआ। PM ने 35 रेल कोच रेस्टोरेंट का भी उद्घाटन किया। स्थानीय उत्पादों और स्थानीय कारीगरों को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री ने 1500 से अधिक वन स्टेशन वन प्रोडक्ट स्टॉल का भी शुभारंभ किया। PM ने 975 स्थानों पर सौर ऊर्जा संचालित केंद्र राष्ट्र को समर्पित किए। प्रधानमंत्री ने 10 नई वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी भी दिखाई। ये ट्रेनें अहमदाबाद, मुंबई सेंट्रल, सिकंदराबाद, विशाखापट्टनम, मैसूरू, डॉक्टर MGR सेंट्रल, पटना लखनऊ, न्यू जलपाईगुड़ी पटना, पूरी विशाखापट्टनम, लखनऊ देहरादून, कलबुर्गी, सर M विश्वेश्वरैया टर्मिनल, बेंगलुरु, रांची वाराणसी और खुरजाऊ दिल्ली के बीच तेज और आरामदायक यात्रा सुनिश्चित करेंगी। PM ने 4 वंदे भारत ट्रेनों के विस्तार को भी झंडी दिखाई है और इसके तहत अहमदाबाद जामनगर वंदे भारत को द्वारका, अजमेर, दिल्ली सराय रोहिला वंदे भारत को चंडीगढ़, गोरखपुर, लखनऊ वंदे भारत को प्रयागराज और तिरुवनंतपुरम, कासरगोड वंदे भारत को बेंगलुरु तक बढ़ाया गया है। PM ने आसनसोल और हटिया तथा तिरुपति और कोल्लम स्टेशनों के बीच 2 नई यात्री ट्रेनों को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। PM ने न्यू खुर्जा जंक्शन, साहनेवाल, न्यू रेवाड़ी, न्यू किशनगढ़, न्यू घोलवड और न्यू मकरपुरा से डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर मालगाड़ियों को भी रवाना किया। और प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में रेलवे के विकास को सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल बताया। PM ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में औसतन रेल बजट को 2014 से पहले की तुलना में 6 गुना ज्यादा बढ़ाया गया है। प्रधानमंत्री ने वर्षों तक रेलवे के नाम पर हुई राजनीति पर भी कटाक्ष किया। आजादी के बाद की सरकारों ने
राजनीतिक स्वार्थ को जिस तरह प्राथमिकता दी और उसकी बहुत बड़ी शिकार भारतीय रेल रही है। आप पिछले 2014 के पहले के 25-30 रेल बजट देख लीजिए। रेल मंत्री देश की पार्लियामेंट में क्या बोलते थे? हमारी फलानी ट्रेन का वहां स्टॉपेज दे देंगे, वहां हम डिब्बे 6 है तो 8 कर देंगे। यानी रेलवे, और मैं देख रहा था पार्लियामेंट में भी धप धप तालियां बजती थी। यानी यही सोच रही थी कि स्टॉपेज मिला कि नहीं मिला, ट्रेन वहां तक आती है, मेरे स्टेशन तक आगे बढ़ी कि नहीं बढ़ी। देखिए 21वीं सदी में यही सोच रही होती तो देश का क्या होता। और मैंने पहला काम किया, रेल को अलग बजट से निकाल करके भारत सरकार के बजट में डाल दिया और उसके कारण आज भारत सरकार के बजट के पैसे रेलवे के विकास के लिए लगने लगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद में आज 1 लाख करोड़ से अधिक की विकास परियोजनाओं की सौगात दी। इनमें रेलवे की 85,000 करोड़ की परियोजनाएं भी शामिल हैं। इस अवसर पर रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में जिम्मेदारी संभालते ही फ्रेट कॉरिडोर पर ध्यान दिया और यही कारण है कि 2014 से 2024 के दरमियान प्रधानमंत्री मोदी ने 2500 किलोमीटर फ्रेट कॉरिडोर बनवाया। 2014 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की जिम्मेदारी संभाली। देश की जिम्मेदारी संभालते ही फ्रेट कॉरिडोर पर फोकस किया, काम में तेजी आई और देखते ही देखते ये प्रोजेक्ट जमीन पर दिखने लगा। 2014 से 2024 के इन 10 वर्षों में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2500 किलोमीटर का फ्रेट कॉरिडोर बनाया। फर्क साफ है, 2004 से 2014 0 किलोमीटर, 0 किलोमीटर, 2014 से 2024 2500 किलोमीटर से ज्यादा। आज प्रतिदिन 300 से अधिक गाड़ियां इस फ्रेट कॉरिडोर पे चल रही है और उसका लाभ पूरे देश को मिल रहा है। लखनऊ देहरादून वंदे भारत ट्रेन के उद्घाटन पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि आज रेलवे के क्षेत्र में उत्तराखंड को 5,120 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। राज्य की कनेक्टिविटी की मांग पूरी करने के लिए मैं पूरे राज्य की ओर से प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद देता हूं। आज 85,000 करोड़ की जो योजना है उनका लोकार्पण शिलान्यास हुआ है। हम उत्तराखंड के अंदर भी अनेक नई हमारी यहाँ से ट्रेनें प्रारंभ हुई है। लाल कुआं से अमृतसर के लिए हुई है, दिल्ली से देहरादून के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस चली है, टनकपुर से देहरादून के लिए चली है और आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ और उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से वंदे भारत एक्सप्रेस प्रारंभ हुई है। निश्चित रूप से इस ट्रेन के चलने से हमारे दोनों ही राज्य के लोगों को बहुत बड़ी सुविधा मिलने वाली है और बड़ा अच्छा आवागमन होने वाला है। लोग लखनऊ से 8 घंटे में देहरादून पहुंचेंगे और देहरादून से 8 घंटे में लखनऊ पहुंचेंगे। ये बहुत बड़ा काम हुआ है। मैं इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और आदरणीय रेल मंत्री जी का उत्तराखंड की देवतुल्य जनता की ओर से उनका धन्यवाद करता हूँ। केंद्र सरकार ने देश में प्रयोगशाला नेटवर्क के उन्नयन और मजबूती के लिए भारत के राष्ट्रीय मानक निकाय भारतीय मानक ब्यूरो यानी कि BIS के माध्यम से एक योजना शुरू की है। ये योजना उच्च शिक्षा अनुसंधान एवं विकास संस्थानों में प्रयोगशालाओं के उन्नयन के लिए लाई गई है। BIS योजना के 340 करोड़ रुपए से अधिक के प्रस्तावों के साथ कपड़ा, खाद्य, मेट्रोलॉजी और पावर ट्रांसमिशन सहित महत्वपूर्ण क्षेत्रों में परीक्षण सुविधाओं को बेहतर बनाकर भारत के गुणवत्ता बुनियादी ढांचे को महत्वपूर्ण बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। और साथ ही सरकार की इस योजना के लाभ का दायरा गैर लाभकारी संगठनों की प्रयोगशालाओं एवं उच्च शिक्षा संस्थानों की प्रयोगशाला, अनुसंधान एवं विकास केंद्रों तक बढ़ा दिया गया है, जो निर्माता अपने उत्पादों के परीक्षण के लिए इन हाउस परीक्षण सुविधाओं का उपयोग करते हैं, उनकी प्रयोगशालाओं को भी BIS प्रयोगशाला मान्यता योजना के तहत जुड़ने का प्रावधान है।
और ऐसी प्रयोगशालाएं योजना के प्रावधानों के अनुसार सहायता के लिए BIS वेबसाइट पर आवेदन कर सकती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्षों में भारत ने विकास के कई प्रतिमान गढ़े हैं। विश्व में तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था हो या इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास और विस्तार, राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला हो या फिर कारगर विदेश नीति, जन कल्याणकारी योजनाओं से समाज में आमूल चूक परिवर्तन की बात हो या फिर सामाजिक सांस्कृतिक चेतना की नई धार देने की, देश को विकसित बनाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। और खास बात यह है कि इन प्रयासों को लगातार सफलता भी मिल रही है। विकसित भारत के 4 स्तंभों गरीब, महिला, किसान और युवा को तरजीह देते हुए पीएम मोदी ने 1 दशक में सबका साथ सबका विकास को सार्थक किया। गरीबों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना एक वरदान साबित हुई। योजना से 80 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध किया गया। साथ ही योजना को अगले 5 साल तक बढ़ाने की घोषणा भी हुई। पीएम आवास योजना से जहां 4 करोड़ लोगों को अपना मकान मिला, तो वहीं हर घर नल से जल, स्वच्छ भारत, उज्ज्वला योजना जैसी कई योजनाएं हैं जिनसे लोगों की जिंदगी में बदलाव आया है। इन्हीं का नतीजा है कि पिछले 10 वर्षों में करीब 25 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर आए हैं। भारत की नारी शक्ति विकसित भारत की एक सशक्त स्तंभ है। देश की नारी शक्ति की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक शक्ति बढ़े, इसके लिए बीते 10 वर्षों में मोदी सरकार ने लगातार काम किया। देश में वर्तमान में 1 करोड़ लखपति दीदी बन चुकी हैं। मुद्रा योजना के तहत 30 करोड़ से अधिक महिलाओं को ऋण उपलब्ध कराए गए। तो वहीं नमो ड्रोन दीदी योजना से जुड़कर महिलाएं कृषि की तकनीकी क्रांति का नेतृत्व कर रही हैं। आज महिला स्वयं सहायता समूह राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दे रहे हैं। जबकि देश के किसानों की बात करें तो किसान कल्याण हमेशा सरकार की प्राथमिकता में रहा है। जय जवान जय किसान वाले देश ने जय विज्ञान जय अनुसंधान को अपनाया। बजट आवंटन से लेकर किसानों के उत्पादों की खरीद और न्यूनतम समर्थन मूल्य तक में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई। किसानों को समृद्ध बनाने के लिए पीएम किसान सम्मान निधि के साथ कई अहम योजनाओं और नीतियों की शुरुआत की गई। आधुनिक खेती के साथ साथ पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए प्राकृतिक खेती की दिशा में कई अभिनव प्रयोग हुए। वहीं पिछले 9 वर्षों में 12.7 लाख मीट्रिक टन क्षमता के 9 यूरिया संयंत्र स्थापित किए गए हैं, जिनसे यूरिया के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिल सके। देश को विकसित बनाने के लिए अमृत स्तंभों में से सबसे मजबूत युवा वर्ग पर भी पिछले 10 वर्षों में मोदी सरकार का पूरा फोकस रहा है। युवाओं को देश की राष्ट्रीय योजनाओं, प्राथमिकताओं और लक्ष्यों के निर्माण में सक्रिय रूप से शामिल किया जा रहा है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना से लेकर युवाओं की आकांक्षाओं को साकार करने और विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने के उद्देश्य से मेरा युवा भारत यानी माई भारत जैसी पहल आज युवा वर्ग को हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बना रही है। इसके साथ ही पिछले 1 दशक में जिस तेजी के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था उभरती हुई नजर आई है, वो किसी उपलब्धि से कम नहीं है। 2014 से पहले फिजाइल 5 में गिने जाने वाली अर्थव्यवस्था मोदी सरकार के कार्यकाल में फेबुलस 5 तक का सफर पूरा कर विश्व की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनने की दिशा में आगे बढ़ रही है। जबकि देश के स्वास्थ्य ढांचे में सुधार कर उसे दूर दराज के गांव से लेकर अंतिम पायदान तक पहुंचाने का काम भी 1 दशक में हुआ है। एंटी कोविड-19 वैक्सीन हो या फिर आमजन को आयुष्मान कार्ड के जरिए स्वास्थ्य लाभ देने की कोशिश, स्वास्थ्य सेवाओं तक सभी की पहुंच के लिए 1 दशक में मिशन मोड में काम किया गया। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश में पहली बार इतने बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचे के विकास के लिए योजनाओं पर काम हुआ। रेलवे में हाई स्पीड ट्रेन की बात करें या सड़कों के जरिए नए हाईवे निर्माण की, बंदरगाह और एयरपोर्ट के साथ साथ ऊर्जा के क्षेत्र में भी इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास और विस्तार देश को मजबूती प्रदान कर रहा है। इसके साथ ही सरकार ने जिस तरह से डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार किया है, दुनिया के न जाने कितने ही देश भारत के मुरीद हो गए हैं।
पूर्वोत्तर राज्यों की बात हो या पश्चिमी राज्यों की या फिर उत्तर से लेकर दक्षिण राज्यों की, पीएम मोदी की गारंटी धरातल पर उतरती दिखाई दे रही है। सबका साथ, सबका विकास के साथ सबका प्रयास और सबका विश्वास अब फलीभूत होता नजर आ रहा है। जहां तक बात नीतिगत फैसलों की है तो जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाना हो या अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो या प्रासंगिक हो चुके सैकड़ों कानूनों को खत्म करना हो या न्याय व्यवस्था के संचालन के लिए नई संहिताएं लानी हो, सभी क्षेत्रों में मोदी सरकार ने बड़े फैसले लिए हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार की नए और श्रेष्ठ भारत को विकसित भारत बनाने की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और किसान आंदोलन के चलते हाईवे बाधित होने के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार किया। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को हाई कोर्ट जाने को कहा। जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि हाई कोर्ट पहले से पूरे मामले को सुन रहा है और एक ही मसले को दो जगह सुनवाई नहीं हो सकती। याचिका में किसानों को सड़कों से तत्काल हटाने और रास्ता रोकने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई थी। केंद्र सरकार द्वारा किसानों के साथ निजी क्षेत्र में भागीदारी बढ़ाकर किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए सरकार कार्य कर रही है। सरकार की इस पहल से कृषि क्षेत्र की कंपनियां किसानों के साथ अनुबंध आधारित खेती कर किसानों की आय बढ़ाने के साथ उनके उत्पाद के वाजिब दाम दिलाने के लिए आगे आ रही हैं। जाने माने कृषि स्टार्टअप उद्यमी हरीश करमचंदानी ने बताया है कि फ्रोजन फूड के रिटेल कारोबार में उतरने की उनकी योजना है और पूरे देश में हाइफन फूड के प्रोडक्ट्स की पहुंच हो सके और इसके लिए कंपनी ने रिलायंस रिटेल और डीमार्ट जैसे ऑर्गेनाइज्ड रिटेल चेन से समझौता किया है। हरीश करमचंदानी का कहना है कि फिलहाल रिलायंस रिटेल के सीमित स्टोर ही हैं और उनके प्रोडक्ट्स वहां पर मिलेंगे और धीरे धीरे इसका विस्तार किया जाएगा और इसी तरह से डीमार्ट के सिर्फ गुजरात के स्टोर में ही उनके प्रोडक्ट्स मिलेंगे और इसके बाद इसका विस्तार देश के अन्य राज्यों में भी किया जाएगा। 6000 से ज्यादा किसान हमारे साथ जुड़े हैं, तो हम लोग उनसे डायरेक्ट संपर्क में रहते हैं और उनको ये बता रहे हैं और वो खुद अनुभव कर रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से काफी सारे बेनिफिट्स हैं उनको, किसानों को। और इसमें कोई इस तरह की एक्टिविटी है ही नहीं जिसके अंदर में कोई किसान का कोई गलत हो या, तो बेसिकली इसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जो मॉडल है उससे फायदा ये है कि प्राइस जो है पहले से सुनिश्चित हो जाता है। तो किसान आलू बोने से पहले उसको पता है कि क्या प्राइस में उसका जो उत्पाद होगा वो कंपनी खरीदेगी, तो उसके लिए तो बहुत ही अच्छा सिचुएशन बन जाता है। 3 लाख टन हम लोग आलू अभी प्रोक्योर कर रहे हैं और ये जो नए प्लांट्स हम लगा रहे हैं, नया इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ये टोटल जो प्रोक्योरमेंट है वो 10 लाख टन तक पहुंचेगा हमारा। तो और ज्यादा किसानों को हम इसमें शामिल कर पाएंगे ग्रोथ में। अभी 6000 किसान है, आगे चल के 20000 से ज्यादा किसान इसमें जुड़ेंगे हमारे साथ। और किसान समाचार में अब जान लेते हैं मंडी भाव और देखते हैं कि क्या रहा देश भर की मंडियों का भाव। ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में सरसों के कारोबार में सुस्ती का रुख रहा, जबकि कुछ मंडी में इस दौरान सरसों के भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। एग मार्केट के मुताबिक राजस्थान की कोटा मंडी में कमजोरी के साथ कारोबार हुआ। यहां 9 मार्च को सरसों 4550 रुपए क्विंटल पर बिकी, जो 11 मार्च को 50 रुपए गिरकर भाव 4500 रुपए क्विंटल रह गया। राजस्थान की मालपुरा मंडी में भी नरमी के साथ सौदे हुए। यहां 9 मार्च को सरसों का भाव 5200 रुपए था। 11 मार्च को इसमें 25 रुपए की कमजोरी आई और भाव 5175 रुपए क्विंटल पर आ गया। उत्तर प्रदेश की अलीगंज मंडी में 10 रुपए की सुस्ती देखी गई। यहां 9 मार्च को सरसों का भाव 4535 रुपए था, जो 11 मार्च को 4525 रुपए क्विंटल रह गया। उत्तर प्रदेश की ही गाजियाबाद मंडी में बीते 2 दिन यानी 9 और 11 मार्च को सरसों का भाव 5460 रुपए क्विंटल पर बना रहा। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक 2023-24 के दौरान 126,96,000 टन सरसों पैदा हो सकती है, जबकि पिछले सीजन की पैदावार 126,43,000 टन थी। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक 2023-24 के दौरान कुल तिलहन की पैदावार 365,99,000 टन हो सकती है, जो पिछले साल की तुलना में 47,56,000 टन कम है।
आपको बता दें कि बीते साल तिलहनी फसलों की उपज 413,55,000 टन रही थी। ज्यादातर मंडियों में सोमवार को मसूर का कारोबार उतार चढ़ाव के साथ हुआ, जबकि कुछ मंडियों में इस दौरान भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। एग मार्केट के मुताबिक उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में मसूर के कारोबार में तेजी देखने को मिली। यहां 9 मार्च को इसका भाव 6,970 रुपए था, जो 11 मार्च को 30 रुपए चढ़कर 7,000 रुपए क्विंटल हो गया। उत्तर प्रदेश की ही फतेहपुर मंडी में मसूर के कारोबार में बढ़त देखने को मिली। यहां 9 मार्च को मसूर का भाव था 6,915 रुपए। 11 मार्च को 10 रुपए की मामूली बढ़त के बाद 6,925 रुपए हो गया। जबकि राज्य की ही गाजियाबाद मंडी में मसूर के सौदे सुस्ती के साथ हुए। यहां 9 मार्च को इसका भाव 6,240 रुपए था, जो 11 मार्च को 90 रुपए गिरकर 6,150 रुपए क्विंटल पर रह गया। उत्तर प्रदेश की बदायूं मंडी में बीते 2 दिन यानी 9 और 11 मार्च को मसूर का भाव 6,870 रुपए क्विंटल पर बना रहा। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2023-24 के दौरान मसूर की उपज 16,36,000 टन रहेगी, जबकि साल 2022-23 में ये आंकड़ा 15,59,000 टन था। यानी इस बार मसूर की उपज में 77,000 टन की बढ़ोतरी का अनुमान है। बात दलहन की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर इस साल कुल दलहन की पैदावार अच्छी होने का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2023-24 के दौरान कुल दलहन की पैदावार 234,42,000 टन होने की उम्मीद है, जो पिछले साल 260,58,000 थी। और मंडी खबर के बाद अब बात करते हैं मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए देखते हैं। मौसम को ध्यान में रखते हुए जम्मू कश्मीर के किसान सब्जियों की नर्सरी में बुआई जारी रखें। साथ ही खड़ी फसलों से अतिरिक्त पानी को बाहर निकाल लें। यहाँ के किसान केसर के खेत में उचित जल निकासी बनाए रखें, ताकि जल भराव से नुकसान न हो। जम्मू कश्मीर के किसान पॉली हाउस में पत्ता गोभी, फूल गोभी और ब्रोकली की बुआई कर सकते हैं। साथ ही यहाँ के किसान खीरे की रोपाई का काम भी कर सकते हैं। बात करें उत्तराखंड की तो यहाँ के भावर और तराई क्षेत्र में पके हुए टमाटर और मिर्च की तुड़ाई कर ले। साथ ही प्राप्त उपज को सुरक्षित स्थान पर भंडारित करें। यहाँ के किसान अभी के समय वसंतकालीन गन्ने की बुआई कर सकते हैं। उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्र में टमाटर की रोपाई जारी रखें। साथ ही यहाँ के किसान फ्रेंच बीन और भिंडी की बुआई भी कर ले। वहीं बात करें हिमाचल प्रदेश की तो गेहूं की फसल की नियमित निगरानी करते रहे। अभी के समय गेहूं की फसल में पीला रतुआ रोग लगने की आशंका है। लक्षण दिखाई देने पर कृषि वैज्ञानिकों की सलाह पर उचित कीटनाशकों का छिड़काव करें। साथ ही हिमाचल में अभी के समय लहसुन की फसल में भी बैंगनी धब्बे लगने की संभावना है। किसान भाई लहसुन की फसल की भी लगातार देखभाल करें और समय समय पर कृषि विशेषज्ञों की सलाह लेते रहें। ये मौसम भिंडी की बुवाई के लिए अनुकूल है। उत्तरी भारत के मैदानी इलाकों में गर्मी की फसल जनवरी के अंतिम सप्ताह से मार्च तक और बरसात की फसल जून से जुलाई तक बोई जाती है। 1 हेक्टेयर में भिंडी की बुवाई के लिए 18 से 22 किलो बीज पर्याप्त हैं। भिंडी की बुवाई करने से पहले खेतों को जोतकर तैयार कर लें, खरपतवार को साफ कर लें। बुआई करते समय कतार के कतार से दूरी 30 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 13 से 15 सेंटीमीटर रखें। किसान भिंडी की कई किस्मों की बुआई कर सकते हैं, जैसे पूसा मखमली, पूसा सावनी, लाल भिंडी और IHR 31 आदि। पूसा मखमली किस्म की भिंडी की लंबाई 6 से 8 इंच तक होती है। ये भिंडी लंबी, सीधी, चिकनी और हरी रंग की होती है। पूसा सावनी किस्म की भिंडी की लंबाई 10 से 15 सेंटीमीटर होती है। ये लंबी, पतली, नर्म, चिकनी और गहरे हरी रंग की होती है। पूसा सावनी किस्म की 1 हेक्टेयर में 80 से 100 क्विंटल तक पैदावार ली जा सकती है। लाल भिंडी लंबी, सीधी और गूदेदार होती है, जबकि IHR 31 किस्म की भिंडी की लंबाई 24 सेंटीमीटर तक होती है। ये मोटे गूदे वाली और हल्के हरी रंग की होती है।
अगर बात सिंचाई की करें तो बुआई के तुरंत बाद फसल में पहली सिंचाई करें और फिर दूसरी और तीसरी सिंचाई 3 से 4 दिन के अंतराल पर करें। फसल की अच्छी बढ़वार के लिए खेतों में समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहें। और खेती किसानी से जुड़ी खबरों के बाद आइए अब नजर डाल लेते हैं कुछ और खबरों पर। खास खबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साबरमती आश्रम का दौरा किया। पीएम ने वहां पहुंचकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। बापू को नमन करने के बाद पीएम ने आश्रम के विस्तार परियोजना से जुड़ी प्रदर्शनी का अवलोकन किया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि महिला स्वयं सहायता समूह आय बढ़ाने में काफी मददगार साबित हो रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि भौतिक बुनियादी ढांचे और कनेक्टिविटी में सुधार से ग्रामीण मांग और आपूर्ति पैटर्न में बदलाव आया है। कांग्रेस पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक दिल्ली के पार्टी मुख्यालय में हुई। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी में तमाम सदस्यों के बीच उत्तराखंड, राजस्थान और कुछ अन्य राज्यों के लिए उम्मीदवारों के नामों पर मोहर लगाने के लिए ये बैठक हुई। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का 55वां स्थापना दिवस छत्तीसगढ़ के भिलाई में मनाया गया। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम में मौजूद रहे। लोकसभा चुनावों से पहले अपना एक बड़ा वादा पूरा करते हुए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम को लागू करने की प्रक्रिया पूरी कर दी है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इसके लिए कल अधिसूचना जारी कर दी। मध्य प्रदेश के रायसेना जिले के सुल्तानपुर इलाके में एक भयंकर हादसा हो गया है। रायसेना जिले के रात को एक तेज रफ्तार ट्रॉली गलत साइड से ओवरटेक करते हुए एक शादी के समारोह में घुस गई और इस हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई और 10 अन्य लोग घायल हो गए। देश भर में पवित्र रमजान की शुरुआत हो गई है। सोमवार की शाम को चांद दिखने के बाद से ही इस महीने की रौनक चारों तरफ दिखने लगी। बाजारों में सहरी और इफ्तार के पकवान खरीदने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ रही है। और किसान समाचार में आज के लिए बस इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार।